का स्वागत है इस संवाद में। और ये अनौपचारिक है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो उद्देश्य जो यही है कि हम अपने लोग हमारे परिचय को जानें और हम किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं उसके बारे में हम जानें। पर्पस ये है कि हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएँ, और अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं भी हो पा रहे हैं तो हम उस व्यक्ति को कनेक्ट कर सकते हैं जिसको कि कनेक्ट होना है उस व्यक्ति से। तो ये इसका उद्देश्य है। आपको समय मात्र इसके लिए 3 मिनट मिलेगा। रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि हमें दोबारा से ना बोलना पड़े, तो अगली बार जब नए लोग आते हैं तो वो आपके रिकॉर्डिंग पहले से ही देख लेंगे और फिर हम उनकी सुन सकते हैं जो नए लोग हैं उसके बारे में। तो मोबाइल फ़ोन अपने साइलेंट में रखें। और दूसरी बात यह है कि दूसरे को ध्यान से सुने। कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बोल रहा है लेकिन सामने अपनी ही बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो, क्योंकि हम यहाँ कनेक्ट करने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, तो उसको हम ध्यान से सुने। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अल्फ़ाबेटिकली में मेरा सबसे पहले आता है और मेरे बाद अमित जी तैयार होंगे। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। यहाँ 3 मिनट मेरा टाइमर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम आलोक बेंजामिन है और मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ, एक ट्रेनर हूँ और ट्रस्टी हूँ हार्टबीट फाउंडेशन का। और जब मैं इस विचार कर रहा था इस बारे में कि मेरा पैशन क्या है, तो मैंने सोचा कि पैशन को मैं कैसे समझूं। तो जब मैंने कल बैठे बैठे सोच रहा था तो मुझे लगा कि ऐसी कोई चीज़ जो मैं मुफ्त में कर सकता हूं, ये मुझे मुफ्त में भी करूंगा मैं, क्योंकि ये मेरा पैशन है। ना केवल मुफ्त में करूंगा बल्कि मेरे पैसे भी लगे तो भी मैं उसको करूंगा। और ना केवल मुफ्त में या पैसे में, बल्कि अगर कठिनाई भी आई है तो भी कठिनाइयों को पार करके कोशिश करके भी मैं उस चीज़ को करने की कोशिश करूंगा। वो मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में, मेरी परिभाषा के अनुसार वो पैशन की श्रेणी में आया। तो जब मैंने इस दृष्टिकोण से देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे को देखने को नहीं मिली। 1-2 चीज़ मेरे को देखने को मिली है। वो ये है कि एक आई एम पैशनेट अबाउट काउंसलिंग एट जुवेनाइल होम। तो उसमें मैंने देखा कि मैं पिछले 11 साल से नियमित रूप से कर रहा हूँ। मैंने पाया कि मैं विदेश में भी हूँ तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी फ्लाइट लेकर के ट्यूसडे को आ जाऊँ, जिससे कि मुझे ये करना पड़े। तो मैं ऐसी उपाय करता रहा ये करने के लिए। काफ़ी सारी दूसरी चीज़ों को छोड़ करके भी मैं आया इसके लिए। फिर मैंने देखा कि पैसा भी लगाया अपना, कई बार, मतलब हफ्ते दर हफ्ते लगता ही रहता है उसमें। समय बहुत ज़्यादा दिया। आप पैशनेट हैं तो आप समय दे ही रहे हैं उसके लिए। और कठिनाइयाँ तो आई ही, उन्होंने मना ही कर दिया था कि आप ना आए, लेकिन हम नहीं माने, हमें ना सुनाई नहीं दिया, हम फिर भी पहुँच गए। तो थोड़ी बेशर्मी भी थी उस क्षेत्र में और ऐसी ऐसी चीज़ें करी जो एकदम बेशर्म ही कर सकता है उस क्षेत्र में। एक बार ये हुआ कि आलू वालिया जी बैठे हुए थे, हमें बुलाया नहीं गया था, हम फिर भी घुस गए चैम्बर में। मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ, मैं पुश नहीं करना चाहता चीज़ों को, लेकिन कभी कभी मैंने पाया कि इस क्षेत्र में मैं कर पाया। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक रिस्टोरेटिव एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के लिए मुझे लगा कि मैं पैशनेट हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने अपना घर नहीं बेचा, मैंने अपने पेरेंट्स का घर बेच दिया। तो अपना घर बेचना आसान होता है, पेरेंट्स का घर बेचना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी होती है। मुझे पता है मेरे पिताजी जब रजिस्ट्री साइन करके आए थे तो उनके आँख में आंसू थे, पर अच्छा हुआ मैं तब नहीं था घर पे, मेरी बहन ने मुझे बताया। लेकिन वो मैंने किया और लोगों ने, लेकिन मेरे पिताजी, इन लोगों ने साथ दिया कि ये पैशनेट है इसलिए कर सकते हैं। तो मुझे इन दोनों चीज़ में पैशन लगा। मुझे गिटार बजाना पसंद है, गाने गाना पसंद है, कीबोर्ड बजाना पसंद है, ये सारी चीज़ें भी पसंद है, और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन मैंने पिछली बार कब बजाया था मुझे याद नहीं। तो आई लाइक दोज थिंग्स बट इट डजंट क्वालिफाई एज अ पैशन। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके लिए मैं पैशनेट हूँ। सो थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अमित द्विवेदी है और मैं बेसिकली एक शिक्षक हूँ, बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ। पर जब मैं पढ़ाता था उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि जैसे कई बार क्या होता था कि मैं अपनी किताबों को लिया और मैंने यहाँ कबर्ड में रख दिया, तो रख दिया, ठीक है, किसी और ने उसको टच किया और मैंने किताब को एक अलग वे में रखा और उसने घुमा के किसी और तरीके से रख दिया। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ गड़बड़ है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि कई बार ऐसा लगता था कि मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें होना चाहिए। तो मैंने क्या कोशिश की कि उनमें सुधार करने का प्रयास किया। ऐसे ही मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, धीरे धीरे और भी ऐसी चीज़ें मिलने लगी। मैंने अपने रिलेटिव्स के यहाँ देखा कि उनके यहाँ जब बिटिया पैदा हुई, पहली हुई, फिर दूसरी हुई, फिर जब तीसरी बिटिया हुई, तो वहाँ खुशी की जगह लोग बहुत दुखी थे।
तो वहां भी लगा कि आखिर लोग यहाँ दुखी क्यों होते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें कनेक्ट होती गई, तो सारी चीजों को तो अपन संभाल नहीं सकते, तो फिर लगा कि हम कुछ एक काम कर सकते हैं। और जब दिसंबर 2016 में महादेव समर्पण सेवा संस्थान शुरू किया और उसमें लगा कि हम कुछ अगर कर सकते हैं तो लैंगिक समानता को लेकर कार्य कर सकते हैं। और जब लैंगिक समानता पर कार्य करना शुरू किया तो उसमें समझ में आया यहाँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अपनी समझ से परे है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि खाना केवल महिला को नहीं बनाना चाहिए, पुरुष को भी बनाना चाहिए। ये काम अकेला महिलाओं का नहीं है, ये पुरुषों का भी है, या पुरुष को करना चाहिए। तब उसको जब गहराई से अध्ययन किया, सर के मार्गदर्शन में भी किया, और अभी हाल ही में दिल्ली और मुंबई में जब ये चीज़ें अटेंड की, तो ये चीज़ें समझ में आई कि जब हम अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हो या पुरुषों के अधिकार की बात कर रहे हो या समानता की बात करते हैं, तो वहां पर हमें समानता ही रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार महिला हो या पुरुष हो, इस बात को रखते समय वो ये भूल जाता है कि हम किसके अधिकार की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार मैंने ऐसे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, वो क्या बोलते हैं कि पुरुषों को खाना बनाना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं को नहीं बनाना चाहिए। वहां पर कहने का मतलब ये होना चाहिए कि महिलाओं और पुरुषों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, समानता की बात रखना चाहिए। दूसरा मैंने क्या देखा कि पहले के जमाने में क्या होता था कि जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती थी तो बोलते थे कि बारात जाएगी, और लड़का पैदा होता तो बोलते थे कि बारात आएगी। तो ये इंडिकेट करता था कि खर्चा आ गया है या पैसा मिल रहा है, ये दोनों चीजों को इंडिकेट करता था। तो यहाँ से चीजें बदलना चाहिए। अभी अगर मैं सभा में पूछूं किसी से कि एक आइडियल फैमिली क्या है, एक आदर्श परिवार क्या है, कितने बच्चे होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सब यही कहेंगे कि एक लड़का हो और एक लड़की हो, सुखी परिवार। हम दो हमारे तो यही कहेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहना चाहिए कि एक लड़का हो या लड़की हो, हमें यह कहना चाहिए कि 2 बच्चे होना चाहिए। अब वो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो एक बात की बात है, पर हमें ये समानता की बात रखनी चाहिए। दूसरा एक और है, हम ग्वालियर से शहर में रहते हैं, यहाँ अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह कुछ अच्छा कार्यक्रम होता है तो महिलाएं जा सकती हैं, उन्हें किसी से परमिशन नहीं लेनी है। आप पिछड़े इलाके में जाके देखो, छोटे छोटे गाँव में जाके देखो, अगर वहाँ पर शादी है या बारात जानी है या कहीं भी है, महिलाओं को अपने अधिकार की बात कहना भी नहीं आती है कि मुझे तैयार होकर शादी में जाना है, मुझे डांस करना है। अगर उसने शादी में डांस भी कर लिया तो परिवार के किसी पुरुष सदस्य ने उसकी तरफ आके दिखा दी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ केवल एक इतना सा मतलब है कि महिलाओं को अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, अपने अधिकार की बात रखना आना चाहिए एकदम, तभी हम ये कह सकते हैं कि समानता की बात हम कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनुराग सिंह है और पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और एक छोटा सा बिजनेस रन करता हूं ग्वालियर के अंदर। अभी स्टार्ट किया है 3 साल पहले। तो पैशन के बारे में अगर बात करें तो मेरे 2 पैशन कह सकते हैं, जो मैंने सर ने जैसे परसों बताया था, मैंने भी कुछ सोचा। पहला एक साइकिलिंग, मैं एक एंड्योरेंस साइकिलिस्ट हूँ। मैंने काफ़ी लॉन्ग टर्म की साइकिलिंग की हुई है, जैसे 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर कंटिन्यूस। और दूसरा है एक सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं साइबर जो सिक्योरिटी है और साइबर अपनी जागरूकता कह सकते हैं उसको, उस मामले में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। और साइकिलिंग में ये है कि मतलब स्टार्ट कैसे हुआ, लॉकडाउन से पहले भी करते थे, स्कूल कॉलेज में काफ़ी की है, अच्छा भी लगता था। बीच में जो 10 साल का टाइम रहा वो बिज़नेस और करियर को लेकर इतने ज़्यादा फोकस थे कि टाइम मिल ही नहीं पाया, सांस मिल ही नहीं पाई। लॉकडाउन ने टाइम दिया जब किया, और फिर जब हम थोड़ा सा उसको अपनी लिमिट्स के बाहर ले गए तो पता चला कि नहीं, हम वो चीज़ उस चीज़ के लिए हम बने हैं। बॉडी हमारी वैसी है कि 1000 किलोमीटर साइकिल चलाना कोई एक आम चीज़ नहीं है। मतलब आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें, डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है और महीनों की मेहनत होती है। तो वो एक चीज़ है और वो करने का मज़ा आता है। मतलब अगर मैं 2 दिन साइकिल नहीं चलाऊँ तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है। तो ज़रूरी है, जैसे कल भी हम राइड पे गए थे, कल काफ़ी बिजी स्केड्यूल था लेकिन मॉर्निंग में हम लोग राइड पे गए थे। अराउंड 50 किलोमीटर्स की साइकिलिंग अल्टरनेट डेज में हम लोग करते हैं। तो वो एक चीज़ है जिसको मतलब मैं चाहता हूँ, और मेरे को वो पसंद भी इसीलिए है कि ना वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आपको कहीं भी कष्ट नहीं होता साइकिलिंग में, आप कुछ भी खा सकते हैं। आप साइकिलिंग कर रहे हैं, उस दौरान में आपको डाइट का ध्यान नहीं रखना कि मैं डायबिटिक हूँ, या आप इंटेक ले सकते हैं, आप वो डाइजेस्ट हो जाता है सारी चीज़ें, और बॉडी एक रूटीन में रहती है आपकी। तो साइकिल नेचुरल साइकिल आपका बना रहता है। तो वो एक चीज़ पसंद है। और साइबर का इसलिए क्योंकि कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से, करते करते चीज़ें ऐसी पता चली कि मुझे लगता है कि लोगों को चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि ऐसा भी, मतलब बहुत सारे आपने सुने होंगे कि अभी साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। अराउंड जो FIRs का जो क्वांटिटी है वो इक्विवेलेंट आ गई है दूसरे जो सिविल और जो FIRs होती थी। हर चीज़ में आजकल साइबर इन्वॉल्व है, मोबाइल का यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, और इस लेवल पे हो रहा है कि हम सरकारें बेवकूफ़ बन जाती हैं। ऐसे फ्रॉड हुए हैं जो गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड हो गए हैं, मतलब अपने इंडिया में नहीं हुए पर बाहर, और बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरा बिजनेस ग्लोबल है, ओवरसीज़ बिजनेस है पूरा, तो मैं उन चीज़ों को बहुत पहले मेरे पास आ जाती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया में हम लोग, या फिर अपने एक शहर में जब मैं यहाँ हूँ, तो उस चीज़ के प्रति लोगों को जागरूक करूँ ताकि उनसे लोग बच पाएँ। अभी वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, जो अभी फ्रॉड हो रहे हैं वो बहुत
लो लेवल के हैं जो यूएस में 10 साल पहले होते थे, फ़ोन कर रहे हैं आपको उस तरह से। अभी आगे जो होने वाले हैं वो बहुत अनलिमिटेड मतलब उस तरह के हैं। मैं एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, इसमें आपके फ़ोन से आपको फ़ोन लगा सकता हूँ विदाउट सिम, और वो लैंडलाइन या किसी भी उस नंबर पर लैंड करेगा फ़ोन। तो वो टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में 17 में शायद जियो ने लॉन्च की है, वोल्टी ई के नाम से। वो वॉइप के नाम से यूएस में हम 10 साल से बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो इंडिया में चीज़ अभी ई सिम का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है। यूएस में हम वर्चुअल नंबर पिछले 5 साल से यूज़ कर रहे हैं। मेरे मोबाइल में 2 यूएस के नंबर पड़े होंगे, और वो आपको किसी भी नंबर पर आप कॉल लगा सकते हैं, और बहुत सस्ते $5 में महीने भर के लिए मिल जाता है अनलिमिटेड। मतलब ₹500 में अनलिमिटेड महीने में आप किसी भी कंट्री में बात कीजिए। तो वो स्कैम करने का बहुत आसान जरिया है लोगों के पास, उससे कैसे बचाना है। तो मेरा थोड़ा सा उसी का फोकस रहेगा। थैंक यू भैया। मैं बता देता हूँ, नाम मेरा धर्मेंद्र त्रिवेदी है। पत्रकारिता कर रहा हूँ, पिछले 15 से 17 साल हो चुके हैं लगभग, और वर्तमान में पत्रिका न्यूज़पेपर में श्योपुर में ब्यूरो चीफ के पद पर मैं कार्यरत हूँ। बात अगर हम पत्रकारिता से जुड़ा हूँ तो पत्रकारिता की बात करूँगा। पत्रकार एक ऐसा डस्टबिन है जिसमें बहुत सारा कचरा भरा होता है। उस कचरे के बीच में कुछ बहुमूल्य चीज़ें भी होती हैं। उन बहुमूल्य चीज़ों को निकाल करके एक पत्रकार को समाज को क्या दिशा देनी है, समाज को क्या दिखाना है, वो पत्रकार की जिम्मेदारी है कि उस कचरे में से वो क्या निकाल के रख सकता है ऊपर। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मैं दो फील्ड में काम कर रहा हूँ। एक तो ये कि किसी के लिए क्या अच्छा किया जा सके, दूसरा ये कि मैं अखबार के माध्यम से समाज को क्या दे सकता हूँ। पत्रकारिता में खबर लिखने का एक माध्यम होता है। अच्छा खबर व्यवस्था को लेकर के लिखते हैं कुछ लोग, कुछ अखबार कुछ ऐसे भी होते हैं जो टारगेटेड खबरें लिखते हैं इंडिविजुअल्स को लेकर के। मेरा उद्देश्य ये है कि टारगेट करके खबर न लिख करके व्यवस्था को टारगेट किया जाए। तो व्यवस्था को अगर हम टारगेट करते हैं तो वो कुछ सुधार की गुंजाइश इसमें हो सकती है। अब दूसरा बिंदु में एक और बात करूँगा, मेरा व्यक्तिगत पैशन है वो ये है कि पर्यावरण को मैं कैसे सुधार सकता हूँ। पर्यावरण सुधारने के लिए मैं श्योपुर में काम कर रहा हूँ। तो श्योपुर काफ़ी बड़ा जंगल है, 5 बड़ी नदियाँ हैं श्योपुर के अंदर। इन 5 नदियों में से 2 नदियों में पानी रह गया है, बाकी की नदियाँ सूख गई हैं। हम अगर जाएँ पास में किसी नदी के पास, अगर हम जाते हैं नदी के पास बैठते हैं, तो जब आप उससे इंटीमेट होते हैं तो आपसे बात करती है। किसी पेड़ के पास जब हम आके बैठते हैं, सूखे पेड़ के पास जब हम बैठते हैं, तो वो अपनी कहानी सुनाता है कि मैं कैसे सूखा। किसी व्यक्ति के पास जब हम बैठते हैं जाकर के और उससे इंटीमेट होते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त करने में थोड़ा सहज हो जाता है। इसी तरह की सहजता लेकर के अगर हम आए तो किसी बच्ची के पास अगर हम बैठते हैं, उस बच्ची के पास अगर हम बात करते हैं। मैं 2 बेटियों की कल परसों की कहानी सुनाता हूँ। सबको मैंने बताया था, उन 2 बेटियों की माँ को ब्रेन ट्यूमर है, पिता 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, पैरालाइज्ड है। उन दोनों बेटियों ने उन अभाव में पढ़ करके 93% छोटी बेटी के नंबर आए और 95% 11th में बड़ी बेटी के नंबर आए। उन लोगों के पास फीस जमा करने का पैसा नहीं है। अभी 45,000 एक की फीस है और 25,000 रुपये एक की फीस है। जब 4 लोगों के बीच में वो संवेदनहीन लोग थे, जिन 4 लोगों के बीच में बैठ करके मैंने वो बात करी। जब वो बात करी उनसे तो मैं भी इमोशनल हो गया था, परसों की बात है। और वो 4 व्यक्ति 10-10 हज़ार रुपये निकाल करके देने को तुरंत तैयार हो गए। एक व्यक्ति ने 2800 रुपये की उसकी ऑल इन वन खरीद करके देने की बात कर ली। चौथे व्यक्ति ने, चूँकि वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाला है, उसने खुशहाल विद्यापीठ में और एक और स्कूल है, उस स्कूल में उनका एडमिशन कराने की बात करी। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को कहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं, किससे हम बात कर रहे हैं। कितना भी निकृष्ट हो, कितना भी निष्ठुर व्यक्ति हो, अगर आप अपनी बात को अच्छे से रखते हैं तो उसकी संवेदनाएं जागेंगी और समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव दीक्षित है एंड मैं बाय प्रोफेशन सीए हूँ। मेरा पेशा है कि मैं कुछ लोगों को रोज़गार प्रदान कर सकूँ। मेरी आर्टिकलशिप जो हुई थी वो दिल्ली से हुई थी। वहीं मैं मतलब 6 साल रहा था दिल्ली में। इवन अच्छे ऑफर्स भी थे मेरे वहाँ पे मेरे पास जॉब वगैरह करने के लिए। लेकिन वो जॉब से ना मेरे को 9 से 5, 9 से 7 की जॉब से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। मतलब सुबह घर से निकल जाओ, शाम को घर पे आ जाओ, सो जाओ, फिर सुबह चले जाओ। वो मतलब एक चेन बन गई थी। बस सुबह उठो, शाम को आ जाओ, सुबह उठो, सो, शाम को फिर आ जाओ। मतलब अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो फिर मैं वापस ग्वालियर आ गया। फिर यहाँ पे मैंने एक सीए फर्म के साथ एसोसिएट हुआ कुछ टाइम के लिए। फिर जैसे जैसे थोड़े से मेरे क्लाइंट्स बनते गए,
तो फिर मैंने एक अपना ऑफिस अलग से सेटअप कर लिया। अभी मतलब 1 साल हो जाएगा उसको मई में। तो फिर मैं इसी पर्पज़ से अलग किया। मैंने कहा अभी मैं यहाँ वहाँ जॉब कर रहा था, यहाँ पे भी आके जॉब करने लगा एक तरह से सीए के साथ एसोसिएट होके। तो मैंने जब अलग ऑफिस किया अपना, तो फिर वहाँ पे मैंने 2-3 लड़कों को अपने साथ हायर किया, एक लड़की को भी रखा मैंने। तो फिर मतलब जब वो मेरी वजह से कुछ कर पा रहे हैं, मेरी वजह से उनको मतलब अर्निंग्स हो रही हैं, तो वो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे। मतलब मेरी वजह से अगर कोई खुश होता है, मेरी वजह से उसको मेरे लिए मतलब किसी के अंदर अगर रिस्पेक्ट है, तो इस चीज़ से मेरे को बहुत खुशी मिलती है। तो यही सब मैंने सोच के अपना ऑफिस किया। इवन अभी तो बस शुरुआत है, 1 ही साल हुआ है। आगे मैं कोशिश मेरी यही है कि आगे और भी मतलब एक अच्छी काफ़ी लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकूँ। मेरा नाम हेमंत निगम है। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। लास्ट 25 ईयर से मैं आईटी फील्ड में हूँ, बिजनेस है मेरा। लेकिन एक टाइम था जब मेरे पास जेब में 1 रुपये भी नहीं होते थे पेट्रोल भरवाने के लिए कि मैं बिज़नेस कर पाऊँ, क्योंकि हम लोग कायद थे, हमारा बिज़नेस नहीं होता। बट मैंने शुरुआत की थी घर में, और धीमे धीमे आगे बढ़ता गया, बिज़नेस करता गया, मेहनत करता गया। तो एक समय ऐसा आया कि मैं अपने प्रोफेशन को ही मैं अपना पैशन समझने लगा था कि यही सब कुछ है। मेहनत कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाने लगा कि फिर टूर करने लगा, इंटरनेशनल टूर होने लगे, यूरोप घूमा, एशिया घूमा। लेकिन एक समय ऐसा आया आज से 5 साल पहले, जब मैं सोशल वर्क से जुड़ा, कि मुझे लगा कि नहीं, असली खुशी, असली आनंद जो है वो ये सब चीज़ों में नहीं है। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जब मैंने बच्चों को टॉयज़ बांटने शुरू किए और गांव-गांव गया, बांटा, तो देखा असली खुशी बच्चे की, जिसने कभी जीवन में आनंद ही नहीं लिया है। वो एक गरीब बच्चा जो पढ़ा ही नहीं है, जिसके चेहरों पे मुस्कान ही नहीं है, जब मैंने उसको टॉय दिया तब मुझे असली लगा कि नहीं, जो मैं कर रहा था वो सब कुछ नहीं है। एक फिजिकली डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा बाह्य विकास के साथ आंतरिक विकास होना भी जरूरी है। एक हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी जो संस्था है भोपाल की, उसने एक सर्वे किया 500 लोगों में, वर्ल्ड के जो सबसे सफल लोग हैं, उन्होंने पाया कि 70% जो लोग हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिनके पास सब कुछ है, वो भी खुश नहीं है अपनी लाइफ से। दैट मीन्स जो हमारी लाइफ है, जो हमारा ज़िंदगी है, वो पैसों से नहीं है। तो हमने जब ये सब चीज़ें देखी और मैंने जब इनके लिए काम करना शुरू किया, तो अपने हेल्प को ही, दूसरों को हेल्प करने को ही अपना पैशन बनाया मैंने। और मैंने देखा, जब मैंने इस तरह से हेल्प करना शुरू किया और फिर मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया, उनके टॉयज़ के साथ साथ देखा कि बच्चे पढ़े ही नहीं हैं, गाँव गरीब के बच्चे जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, उनके लिए कैसे काम करें, उनके लिए काम करना शुरू किया। तो फिर धीमे धीमे आगे बढ़ा। फिर मैंने आंगनवाड़ियाँ गोद लेनी शुरू की। मैंने देखा कि वहाँ गरीब बच्चा आता है जिसको खाने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं। आजीविका ज़रूरी है, चाहे बिजनेस करें चाहे जॉब करें, लेकिन उसको हमारे जो खुशियाँ है, जो हमारी हैप्पीनेस, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते अपने फिजिकल डेवलपमेंट से। तो दोनों चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बाह्य विकास भी बहुत ज़रूरी है और हमारा आंतरिक विकास भी ज़रूरी है। तो जो हमारा पैशन है, कोई भी आपका पैशन हो, उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिए। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो हमारा जो पैशन है, उसको आप नेचुरल उसको फॉलो कीजिए, वही आपकी खुशी है। क्योंकि जो मैंने 5-6 साल में महसूस किया, जब मैंने दूसरों की हेल्प की, चाहे मैंने ब्लड डोनेट किया, आज मैं 50 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, हर फील्ड में काम करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे बस में है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप अपने बारे में एनालिसिस करिए, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या टैलेंट है, क्या आपको हुनर है जो आपको ईश्वर ने दिया है। आपको ज़रूरी नहीं है फिजिकली साउंड हो तभी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। आपके पास जो भी टैलेंट है, आप दूसरों को पढ़ा सकते हो। आप एजुकेटेड हो, आप निःशुल्क पढ़ाइए, आप किसी को अच्छा गाइड कर, आप गाइड कीजिए, जो भी आपके समय है आप वो करिए दूसरों को। इससे आपको जो खुशी मिलेगी वो ही असली खुशी है, वही असली आनंद है। वरना तो ऐसे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो घर में खुश नहीं हैं। तो जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो आपको अपने पैशन से ही मिलेगी। तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए और उसको ही अपना खुशी का माध्यम बनाइए और खुद भी खुश रहेंगे। आज मैं पिछले 6 साल से रात में आराम की नींद सोता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। जो मैं पहले यूरोप घूमा, एशिया घूमा, खूब पैसा कमाया, वो मुझे कभी खुशी नहीं मिली। जो मुझे खुशी बच्चों के साथ मिली, उनको शिक्षा देके मिली, वो बाहर कभी नहीं मिलेगी। तो वो एक तरह का थोड़ा बहुत देर का एंजॉय है जो आप बाहर एंजॉय कर सकते हैं। आपको देख के अच्छा लगता है कि हाँ ये कर लें, वो कर लें, अच्छा लगेगा, खुशी है मिल रही है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन असली एंजॉय मुझे जो मिला, असली आनंद जो मुझे मिला, दूसरों की मदद करने में मिला। तो हमेशा आप दूसरों की मदद करने की भावना रखेंगे, वही आपका पैशनेट बनेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, मेरा नाम ज्योति सिंह चौहान है और मैं एक संस्था चलाती हूँ, ज्योति भावना महिला स्वास्थ्य कल्याण समिति के नाम से।
मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करके। लोगों की मदद करके सभी को अच्छा लगता है, मुझे ही क्या अच्छा लगता है, लेकिन बेसिक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो लोग ऐसी जगह पर हैं जहाँ उनके लोगों की पहुंच बहुत कम है, या बहुत लोग नहीं पहुंच पाते और वो लोग भी किसी के पास जाकर मदद नहीं मांग पाते हैं। मैं 2016 से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए पैरालीगल वॉलंटियर काम कर रही हूँ, और हम लोग कोर्ट के माध्यम से जगह जगह जाकर विधिक जागरूकता का काम करते हैं। तो हमारी अधिकतर ड्यूटीज़ सेंट्रल जेल ग्वालियर में लगती है। जब मुझे पहली बार लगी तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी और कैसे करूँगी, और कैदी और जेल का नाम सुन के बहुत अजीब सा लगा कि पता नहीं क्या होगा वहाँ जाकर, पहली बार जेल जाना हुआ। तो जब पहली बार गए तो हर दूसरे दिन फिर गए, तीसरे दिन फिर गए, तो लोगों के पास साथ बात करके कनेक्टिविटी हुई तो लगा कि नहीं, ये भी हमारे जैसे ही हैं और ये बहुत कुछ परेशानी में झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और इनको हमारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बाहर अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मदद कोई नहीं कर पा रहा है और उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ ही पहली बार हादसा हुआ है तो वो कैसे मदद मांगे और किससे मदद मांगे। तो मैंने उन लोगों के साथ काम किया, बहुत सारी महिलाओं के साथ में, पुरुषों के साथ में मैंने काम किया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो ऐसे कैदी थे जिनको मात्र 500-700 रुपये के लिए 3-3 साल एक्स्ट्रा जेल थी, जो क्योंकि उनको पैसा देने को नहीं था, जुर्माना कैसे भरें वो। तो मैंने ऐसे लोगों के लिए, जब हमारे यहाँ सेंट्रल जेल में जेलर साहब थे प्रभात झा जी, तो मैंने उनसे बात की कि सर इन लोगों की हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप अपने एनजीओ की तरफ से या आप पर्सनली या किसी और की सहायता लेकर भी आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से 2-4 कैदियों को छुड़वाया जो थोड़े पैसे देकर छूट सकते थे। तो ये एक मैंने काम किया। फिर मैंने बार मेरी ड्यूटी एक बार जुबनाइल में भी लगी थी, उसके बाद ऊर्जा डेस्क उसमें भी हम लोग काम करते हैं, मुरार थाने में काउंसलर, जो हम परिवार के जो टूटते हुए परिवार हैं जिनको हम आपसी समझौते करा के बचा सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैं काम करती हूँ। लेकिन मेरा बार मन वही लगता था कि मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करना है, क्योंकि उनके पास तक कोई नहीं पहुंच पाता है। तो मैं जब भी मैं कोर्ट जाती थी तो मैं, संदीप जी हैं वहाँ पर, तो मैं उनको बार बोलती थी भैया आप मेरी ड्यूटी जेल में ही लगा दीजिएगा। तो बोलते हैं कि आप मुरार से वहाँ तक इतनी दूर तक जेल में ही क्यों जाना चाहती हो। तो मैं कहती थी कि मतलब पास तक तो उनके पास तक कोई पहुँच सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति बार जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा मदद कर पाएगा। तो इस तरह का उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और आज भी मैं उन महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। अभी इस महीने मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई है और प्रयास है अगले महीने फिर लगे। तो यही थैंक यू सो मच। मेरा नाम नंदिनी कुमार है, मैं सरनेम नहीं लगाते अपने आगे उसका। हाँ, तो पैशन जो अपन शब्द सुनते हैं उससे लगता है कि कोई तरह की धुन आपके अंदर है। वो मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, एक चीज़ को लेके बहुत दिन तक धुनी नहीं रह सकती। मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है कि मैं धुन में ही जीती हूँ। मतलब ज़िंदगी में धुन है और वो चीज़ें होती हैं, फिर किसी भी चीज़ को पकड़ लेती हूँ और उसके साथ मेरी धुन चालू हो जाती है, लेकिन वो रेगुलर मेंटेन नहीं रहती। इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, लेकिन मैं एक सिस्टम दे सकती हूँ कि मैं कला के लिए बहुत समर्पित हूँ। कला का कहीं भी कुछ होता है तो मैं वहाँ पर होती हूँ। और बचपन से जितने प्रोग्राम्स जहाँ भी हो रहे हैं, शास्त्रीय संगीत के, उपशास्त्रीय संगीत के, उस सब में मुझे जाना है, मुझे लोगों को इन्फॉर्म करना है और उन सबको ले जाना है अपने साथ, और कला की कितनी बात कैसे हो सकती है, आर्टिस्ट को ठहराना है। उसी संदर्भ में मैंने यहाँ पर स्पिक में एक एनजीओ है बहुत बड़ा, जो कि इंटरनेशनल लेवल तक है। वहाँ पे मैंने कला के बहुत सारे प्रोग्राम्स सारे स्कूल कॉलेज में कराए जाके, तो आर्टिस्ट को अपने यहाँ ठहराना, उसको लेके आना और खुद ड्राइव करके ले जाना, प्रोग्राम्स कराना, फिर उसको ग्वालियर घुमाना और फिर विदा करना। मतलब सब कुछ मैं खुद 4 आदमी का काम एक साथ कर सकती थी। ये मुझे नहीं मालूम था कि ये मैं कर सकती हूँ। तो किसी चीज़ में जब धुन लग जाती है तो आपकी कैपेसिटीज़ कैसे निकल के आती हैं, ये मुझे ही सरप्राइज होता है। लेकिन आप उसको आज बोलो कि ये सब काम दोबारा से करो, तो मैं नहीं करना चाहती नहीं हूँ, लेकिन जब जिस चीज़ के लिए उठती हूँ तो वैसा करती हूँ। तो कलाओं के लिए जीना हो रहा है, धुन में जीती हूँ, संगीत के लिए। दूसरा मेरा एक ख़ास जो नेचर है
वो है सहयोग मित्र बनना। मैं अपने आगे सहयोग मित्र लिखती हूँ। किसी भी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन, किसी की कोई ज़रूरत, वो मुझे पता लगे और मैं कैसे उसका सहयोग कर सकती हूँ। नॉट मॉनिटरी, क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ तो मैं पैसे में बहुत जाती नहीं हूँ, लेकिन कोई सामने पड़ता है तो मैं चुपचाप से पकड़ा देती हूँ। बहुत उसको लेके मैं कुछ कर नहीं सकती कि मैं समाज में ये कर रही हूँ। इसलिए कोई जो कोई परिचय कराता है ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं कि मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन चुपचाप से मैं नाटक देखने जाती हूँ। मुझे अच्छा आर्टिस्ट दिखाई देता है, डायरेक्टर होता है, मैं चुपचाप से उसकी हाथ में पकड़ आती हूँ। तो लेकिन मैं आप लोग के साथ में इसलिए जुड़ना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह का सहयोग हो, किसी को भी चाहिए हो, आप मेरे को बताओ और मैं भी आप लोग से सहयोग लूँगी और हम लोग कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को परिचय बढ़ाएं और एक दूसरे को काम दिलाएं। ये जो इस मुद्दे को लेके जो ये आप बात शुरू कर रहे थे, इसीलिए मैं आई थी कि मैं ये नहीं कह सकती मैं पैशनेट हूँ किसी चीज़ को लेके। मेरा जीवन पूरा धुनी है और एक उसका मैंने बना लिया है जो देखने की चीज़ है। जो सहयोग है वो तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोगों के दिल में बस गया है कोई चीज़ें। जैसे मेरे दिल में विकास के लिए, आप सब लोग के लिए एक जगह है, क्योंकि वो जो पैशनेटली करता है, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है। तो आप लोग कभी आए, एक मीटिंग वहाँ रखेंगे, उसी धुन में मैंने एक चीज़, एक आर्ट प्लेस बनाया है, उसके लिए आप लोग को इन्वाइट करते हैं। नमस्कार, रश्मि शर्मा। मेरा पैशन है अपना 100% देना, चाहे वो कोई भी काम हो। किसी भी काम को करने के लिए अगर मुझे चुना गया है तो मेरा ये मानना है कि वहाँ हमको पूरा 100% देना है, और यही मेरा पैशन है और मैं इसी के साथ काम करना चाहती हूँ। मैं स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर के रूप में काम कर रही हूँ। मैं उन बच्चों के साथ काम करती हूँ जो फिज़िकली मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, और आजकल बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसमें ऑटिज़म है, हाइपर एक्टिव है, आजकल बहुत सारी कंडीशंस आ गई हैं, तो उनके साथ भी मैं बच्चों के साथ काम कर, तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। और जब हम बच्चों में रिज़ल्ट देखते हैं और बच्चों में रिज़ल्ट जल्दी दिखते हैं, और जब वो परिणाम बच्चों में दिखाई देते हैं, हमको लगता है कि बच्चों में डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमने अपना 100% दिया है वो निखर के आ रहा है, वो काम हमारा बन पा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि जब भी हम काम करें तो ऐसा काम करें कि हम उसमें बिल्कुल तल्लीनता के साथ, धुन के साथ काम करें, तभी हम उसमें कुछ सार्थक रिजल्ट्स दे पाएंगे। और मैं बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान बनाने में, चूँकि मैं बच्चों के साथ ही काम कर रही हूँ, तो समाज को एक विशेष योगदान दे रही हूँ और उसमें एक सहयोग दे रही हूँ कि जिससे एक अच्छा इंसान समाज को दे सकूँ। और मैं अपने पैशन के साथ ऐसे ही काम करना चाहूँगी, क्योंकि शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए इस पृथ्वी पर भेजा है, और मैं इसे पैशन के साथ करती रहूँगी। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते, आदाब। मेरा नाम सबा रहमान है और मैं ग्वालियर में 91 से रह रही हूँ। मेरी शादी कहना चाहिए बालिग तो थी, लेकिन समझदार नहीं थी। तो शादी जैसे हुई तो मुझे लगा कि शायद शादी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, फ्रीडम, रहना पहनना खाना। लेकिन जब शादी हमारे समाज का, मुस्लिम समाज है, तो मेरा तो जो बैकग्राउंड है वो बाकी बहुत हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेटेड है सब लोग। मेरी माँ भी बहुत MA पास है, उस कहना चाहिए 1970 की। तो यहाँ आकर मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिली, मतलब सब नेगेटिव, के जो पढ़ने और लिखने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। तो जब मैंने शादी की तो मुझे लगा कि मैं गलत जगह आ गई। लेकिन हम 4 बहनें थे, तो मुझे लगा कि शायद मैं छोड़ के जाती तो मैं शायद और बहनों की शादी नहीं होगी। तो मुझे निभाना और एडजस्ट करना, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में अचानक आई। तो अचानक आने के बाद मेरी एक दोस्त है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मैं गलत जगह, मेरी शादी हो गई है, शायद मुझे लगता है कि मैं सर्वाइव कर पाई हूँ, ना कर पाऊँ। तो 7 साल तक मुझे घर से बाहर उन लोगों ने निकलने नहीं दिया कि तुम बाहर जाओगी तो ऐसा होगा, घर में जाओगी तो ऐसा होगा, हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ नकाब पहनते हैं, तो हमारे यहाँ घूंघट डालते हैं। तब मैं 95 में, जब मैं KRG में BA कर रही थी, क्योंकि 2nd ईयर में शादी हुई, फाइनल में बेटी पैदा हुई, तो KRG में मेरा एग्ज़ाम रह गया था। तो मैं एग्ज़ाम देने गई तो मेरा देवर इतना बड़ा घूंघट करके शॉल उड़ा के मुझे लेकर गया। तो फिर मैंने 2-3 साल 4 साल पढ़ाई नहीं की। तो मुझे लगा यार, मैंने कहा अब तो दुनिया मेरी ख़त्म है, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तो मैंने सोचा कि जो मैंने सहा वो कोई और ना सहे। उस दिन मेरे दिमाग को क्लिक किया कि मैंने कहा अब मुझे आगे बढ़ना है और पढ़ना है। तब मैंने सामने स्कूल में जॉब करना स्टार्ट किया। जॉब करने के बाद 400 रुपये मैंने नौकरी की। तो उन्होंने कहा 400 रुपये से क्या होता है,
मैंने कहा जो 7 साल से 400 भी नहीं मिले उनसे तो 400 रुपये मेरे लिए बहुत है। तो मैंने कहा दुनिया में आए तो कुछ अच्छा करना है, बस मेरा एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेकर मैं आज तक चली आ रही हूँ। ना मैं गांधी जी के 95 पर चल रही हूँ, ना मैं विवेकानंद जी के उद्देश्यों पर चल रही हूँ, लेकिन मैं अपने उद्देश्य पे चल रही हूँ कि दुनिया में आए तो कुछ अच्छा करना है और जो मैंने सहा वो कोई और ना सहे। तो मैंने अपना उद्देश्य बनाया कि महिला अपराध और बालिका अपराध को कैसे रोकने से, उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो उनको कैसे बचाना है। अभी कभी भी मेरे पास रात बिरात दिन कभी भी फ़ोन आता है, चाहे कितना भी कठिन समय हो, मैं फ़ौरन उठकर थाने जाती हूँ, उनकी कंप्लेन करती हूँ। कंप्लेन नहीं होती है तो ऊपर शिकायत करती हूँ, ऊपर शिकायत नहीं होती तो मैं अपने एडीजे के पास जाती हूँ, एडीजे से बात नहीं बनती तो मैं डीजे के पास जाती हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट से जुड़ी हुई हूँ, मैं पैरालीगल वॉलंटियर्स हूँ और मैं मीडिएशन सेंटर में भी काम करती हूँ। फिर मैंने एक जो सोचा, जैसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि मैं इस पद पर हूँ, मैं उस पद पर हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं महिला अपराध में काम करती हूँ, मैं बालिका अपराध में, मैं कब करूँगी। तो ऐसी अचानक एक सर से मेरी मुलाकात हुई, वो BS रघुवंशी सर हैं कोर्ट में। तो मैंने कहा सर मैं जो कोर्ट से जुड़ना है, मुझे कुछ महिलाओं के लिए काम करना है, क्योंकि मैं अभी लीगल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर कुछ काम को करती हूँ तो लोग मुझे टांग खींचते हैं और मेरे ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगाने का सोचते हैं कि इसको कैसे दबाया जाए। तो मैंने कहा सर मुझे थोड़ा सा कुछ सपोर्ट चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है तो अपना रजिस्ट्रेशन करो, मैं तुम्हें जन सुनवाई कलेक्टेड में तुम्हें वहाँ बैठालता हूँ, और बैठालने के बाद वहाँ भी जितने महिला मुद्दों आएंगे उनको लेकर तुम कोर्ट आना और अपन मीडिएशन का काम करेंगे और तुम्हें मीडिएशन से जोड़ देंगे। मैंने कहा जी सर। ऐसी स्थिति में फिर मुझे SDM कोर्ट से फ़ोन आया कि आपका काम बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा काम करती हैं। तो प्रसाद सर थे, तो प्रसाद सर ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बुलाया। तो मैं SDM कोर्ट में भी आज 6-7 साल से सेवाएं दे रही हूँ। तो मैंने बच्चे बड़े और बूढ़े तीनों में काम करना स्टार्ट किया। जितनी अच्छी से अच्छी सेवाएं मैं उनको दे सकती हूँ, जितना अच्छे से अच्छा मैं उनके साथ कर सकती हूँ, ये मेरा अपना उद्देश्य, यही मेरा पैशन है। और इसी के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आगे ले जाना चाहती हूँ। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। मेरा नाम संदीप जॉय है, मैं हार्टबीट फाउंडेशन की एक ट्रस्टी भी हूँ, साथ ही बिरला नर्सिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ मैं। मेरा स्पेशलिटी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेरा जो पैशन है वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानना मेरा एक पैशन है। काफ़ी मूवीज़ वगैरह मैं देखना इतना चाहता नहीं हूँ। नेटफ्लिक्स है, पर नेटफ्लिक्स ऐसे फालतू में पड़े हैं, मैं कभी देखता नहीं उसको। पर यूट्यूब में जब कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में जब भी वीडियोस आते हैं, मैं तुरंत ही उसको देख लेता हूँ। न्यू फ़ोन्स कौन आता है, नया जो इलेक्ट्रिक कार्स, जो बाइक्स जो आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो आते हैं, इस चीज़ के बारे में रिसर्च करते रहता हूँ। सो रिसेंटली हमारे कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो हम टॉपिक्स जब सेलेक्ट कर रहे थे तो मेरे मन में हमेशा ये आता है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ चीज़ होना चाहिए। तो मैंने सजेस्ट किया था कि मेटावर्स के ऊपर, और ऐसा था कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक मेटावर्स नर्सिंग एजुकेशन के लिए डेवलप भी कर लिया था। हमने कुछ कंपनी से भी बात किया। कंपनी का जो उन्होंने कोटेशन जो दिया था बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंट था। अगर 5 लाख तक का होता था ना हमारे कॉलेज से, अगर मैं करवा के उसको डेवलप कर ही देता, पर ऑलमोस्ट हमने कर लिया था। उस टेक्नोलॉजी को हम जब कोविड के टाइम पे जब नर्सेस हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे थे स्टूडेंट्स, तो मेटावर्स के थ्रू वर्चुअल हॉस्पिटल्स बना के, वर्चुअल पेशेंट्स को बना के, वर्चुअली हम गैजेट्स को यूज़ करके हम एक हॉस्पिटल सेटिंग्स बना के वहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि कोविड के टाइम पे 2 इयर्स प्रॉपर पढ़ाई हुआ ही नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे थे। तो इसका पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि हम अप टू डेट होते हैं। नेगेटिव ये है कि बहुत सारे लोग हैं हमारे पास सजेशंस लेके आते हैं। अब नेगेटिव एक प्रॉपर नेगेटिव नहीं है, पर इतने सारे लोग कॉलेज में ही पूरी स्टाफ कोई भी गैजेट्स के बारे में उसको खरीदना है तो मेरे पास आके बैठ जाते हैं। अगर वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट होना है तो उसमें मेरे इसके लिए आ जाते हैं। ये एक वो है। तो मेरे जो पैशन है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ट्राई करना, ये मेरा एक पैशन है। सभी को नमस्ते। मेरा नाम स्वप्निल है और मैं एक वकील हूँ, को फाउंडर हूँ जेनिथ सोसाइटी का। हम लोग विधिक सहायता केंद्र चलाते हैं ग्रास रूट्स पे, और मैं बेसिकली
पैशनेट तो हूँ कई चीज़ों के बारे में, बट मैं एक आइडिया जिसके बारे में मैं पैशनेट हूँ उसके बारे में आपको शेयर करूँगा। वो है क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, जिस पे हम काम कर रहे हैं। बात यह है कि जो लॉयरिंग है उसे एक नोबल प्रोफेशन की तरह देखा जाता था। कई बार यदि आप कोर्ट गए हो तो आपने देखा होगा कि लॉयर्स रोब पहनते हैं, रोब के पीछे एक छोटी सी एक पूंछ निकली होती है। दैट वाज सपोज टू बी अ पॉकेट, पहले एक पॉकेट हुआ करती थी वो। और ऐसा बोला जाता था कि जब आप केस लड़ते थे और अपने क्लाइंट के सामने जाते थे तो आप उनसे पैसे नहीं मांगते थे, आप मुड़ जाते थे और उस पॉकेट में जो क्लाइंट की इच्छा होती थी वो डाला जाता था। खैर, अभी आप सभी जानते हैं सामाजिक क्षेत्र में कि लॉ की क्या एक तरीके से रास्ता हो गया है, वकील किस तरीके से काम करते हैं। तो वंचित समुदाय जो हैं वो एक तरीके से न्याय से वंचित होते हैं जब उनके साथ कुछ होता है, और दूसरा सिस्टमिक इनजस्टिस होता है। जब वो सिस्टम में घुसते हैं तो लॉयर्स, कोर्ट्स, जजेस, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम यहीं पे उनको किस तरीके से न्याय तक पहुँचाया जा सके, इस एक्सेस को वहाँ तक पहुँचाया जा सके, इस गैप को कैसे कम किया जा सके, वहाँ पे काम करते हैं। अब जो आइडिया है वो ये है कि क्लिनिकल लीगल एजुकेशन जो है वो ये है कि लॉ स्कूल्स में कैसे कैपेसिटी बिल्ड की जा सके कि सेंसिटिव लॉयर्स तैयार हों। जो शायद हमारी टीम में कुछ लॉयर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी स्तर पे काम करें, वैसे किस तरीके से एजुकेटेड अच्छे लॉयर्स, सेंसिटिव लॉयर्स काम करें ग्रास रूट्स पे और मिनिमम फीस पे। तो हम लोग लॉ स्कूल्स में जाके ग्रास रूट्स पे उनके साथ काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें सेंसिटिव बना रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो भी प्रोफेशन ले, एज अ जज, एज लॉयर्स या फिर कुछ और, दे अंडरस्टैंड कि लोग कहाँ से आते हैं, क्लाइंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या परेशानी झेल के आते हैं। सो अमंग द मैनी थिंग्स वी डू, एक चीज़ ये है, और हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में विधिक सहायता केंद्र चलाते हैं। हम लोग के लॉयर्स की टीम है, मोस्टली यंग लॉयर्स, क्योंकि ओल्ड लॉयर्स मुझे लगता है एक माइंडसेट बन जाता है। तो हम कोशिश करते हैं यंग लोगों को कैसे इन्वॉल्व करके ये जो चेंज मेकिंग का प्रोसेस है ये किया जा सके। थैंक यू। नमस्कार, मैं तुलिका शर्मा। यदि मैं प्रोफेशन की बात करूं तो ऑल इंडिया रेडियो में मैं अनाउंसर हूं, और शायद कुछ दिन पहले पूछा जाता, कुछ साल पहले पूछा जाता कि आपका पैशन क्या है, तो मैं कहती बोलना। और चूंकि वो मेरा प्रोफेशन बन गया, तो जो भी चीज़ प्रोफेशन बन जाती है वो पैशन नहीं रह जाती, ये ऐसा मुझे लगने लगा है। तो अब बोलना मेरा पैशन नहीं है, लेकिन इसी बोलने ने, इसी प्रोफेशन ने मुझे पैशन की राह दिखाई है, रास्ता दिखाया है। एक्चुअली हमारा जो काम है रेडियो जॉकी का, वो बहुत सारी चीज़ें हमें लोगों को बतानी होती हैं, जागरूक करना होता है। तो हमें वो सारी चीज़ें पहले खुद सीखनी होती हैं। तो जानने का, जो जिज्ञासु होने का, क्यूरियस होने का हमारे प्रोफेशन ने मुझे एक गुण दिया, वो उसने मुझे किताबों तक पहुंचाया। और किताबें पढ़ना, यदि मैं बोलूं कि मेरा पैशन है तो गलत नहीं होगा। मैं बहुत धुनी हूँ किताबें खरीदने की, किताबों के बारे में पढ़ती हूँ, उन्हें खरीद लेती हूँ, फिर किताब पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि उस किताब पर किसी से चर्चा की जाए। फिर मुझे लगता है कि ये जो किताबें हैं ये मुझे कुछ सिखा देती हैं, कुछ बदल डालती हैं, और ये बदलाव जब मुझ में ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ पॉजिटिविटी देता है तो मुझे अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारा पैसा भी मेरा खर्च होता है। मैं किताबों के प्रति इतनी पैशनेट हूँ कि मेरी बुक शेल्फ के आगे में लिखने का बहुत मन होता है कि इस किताब को मांगिएगा मत प्लीज़, मैं देना नहीं चाहती। और कोई ले जाता है, जब तक वापस नहीं आती किताब तब तक मेरी धुकधुकी लगी रहती है कि वापस तो नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास रह जाएगी। तो ये एक पैशन है मेरा, और जुनून जिसको कहते हैं, शायद ये पैशन ही है। जब आलोक जी ने कहा कि पैशन पे बात करनी है, मैं ढूंढ नहीं पा रही थी कि मेरा पैशन क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करती हूँ, या और पैशनेट लेवल पे करती हूँ, ऐसा नहीं है। धुन है मेरे अंदर, जुनून है मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए। आज सुबह मैंने अपनी छोटी बेटी से पूछा, 12 साल की है, कि बेटा तुम्हें क्या लगता है मेरा पैशन क्या है? तो बहुत देर तक सोचती रही, कहती है मम्मा तुम पेड़ों के बारे में पैशनेट हो। फिर मुझे लगा कि हाँ हूँ मैं। मुझे हर एक पेड़ देखकर उसकी एज क्या होगी, क्या नाम है उस पेड़ का, ये उस पौधे का, ये बहुत इंटरेस्ट है जानने का। अभी 2 दिन पहले मैंने करीब 1000 किलोमीटर रोड ट्रैवल किया है। रास्ते भर के सारे पेड़ों को पहचानना
और देखना, समझना, रोक रोक करके। बीच में मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ कि ये सीज़न कौन सा है, रबी क्रॉप लगी है, खरीफ लगी है, तो ये फसल कौन सी लगी है, ये पेड़ कितने आम लगे हैं, महुआ लगा है। मुझे इस बार की जर्नी में एक ऐसा पेड़ दिखा, बड़हल का, आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा बहुत सारे लोगों ने इस फल का। बड़हल का पेड़ देखने को मिल गया। मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी यात्रा का हासिल हो गया वो। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों से लोग जुड़ें और थोड़ा सा पॉजिटिव बदलाव अपने अंदर लाएं। ये सेंसिटिविटी हमें लोगों से जोड़ती है, हम इसी तरह जुड़े रहें तो शायद आगे बढ़ पाएँ मिलजुल कर। थैंक यू। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। मेरा कोई पैशन या वो नहीं था, बस अपने आप से एक सवाल जो मुझे लगता है हर किसी के दिल में रहता है कि हम क्यों हैं, क्या हैं, आखिर हमको क्या होना चाहिए और कैसे हम दुनिया में कुछ कर पाते हैं। ये मेरे दिलो दिमाग में रहता था। मैं जब यहाँ से दिल्ली गया तब इसके जवाब कुछ कुछ मुझे मिलना चालू है कि एक सैटरडे को मैंने देखा मेट्रो स्टेशन से कि नीचे जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वहाँ कुछ लोग कुछ बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो उतरने के बाद मैं सीधा अपना बैग टांगे वो उनके बीच चला गया। चूँकि वहाँ ज़्यादातर फॉरेनर्स थे, नाइजीरिया, जर्मनी, मतलब गोरे काले सब तरह के लोग थे वहाँ पर, तो मैं भी उनके बीच में चला गया। 2-4 लोग थे जो कुछ हिंदी बोल लेते थे, तो उनसे 2-4 बार जाने के बाद मेरी ट्यूनिंग बनी। तो मैंने ये देखा कि वो अपनी अपनी गाड़ियों से आते थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े, सब चीज़ें उनकी गाड़ियों के पीछे डिग्गियों में रहता था, और वो बच्चों के साथ आते थे और वो लिपट जाते थे, खेलते थे, बच्चे उससे डांट पहुँच देते थे, कुछ भी उनको असर नहीं पड़ता था। तो मेरी समझ में आया कि देखो यार, ये लोग कितना सरल और सहज है इनके साथ, जबकि इनको मालूम है कि बच्चे तो गंदगी में खेल के आ रहे हैं, बिना चड्डी बनियान के, कुछ भी बच्चे थे। तो मुझे लगा, जब मैं ग्वालियर आया तो मैंने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन जगहों पर जिन लोगों के लिए हम काम करते हैं, नॉन्स, उनको देखा तो मुझे लगा कि यार हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत दयालुता है, दुनिया में है, देश में क्या, लोग लोगों के बारे में फिक्रमंद हैं। देखो इनको भोजन मिल रहा है, इनको कपड़े मिल रहे हैं, है ना, ये सब, इनको पैसा भी लोग अपनी जेब से निकाल के दे रहे हैं। बस इनके साथ एक चीज़ नहीं हो रही है, और वो हो रही है कि बातचीत कौन करे इनसे, ये गंदे हैं, मैले हैं, लोगों को डर लगता है कहीं मार ना दें। तो यार ये काम अपन को करना चाहिए। एक समूह बनाया और काम होने लगा। साथ में मैं अपनी जॉब भी करता था, पार्ट टाइम जो अकाउंटिंग के काम मैं ग्वालियर में करने लगा था। फिर धीरे धीरे यही चीज़ परवान चढ़ती चली गई, और मुझे लगने लगा कि यार हम और भी कुछ बदल सकते हैं, कुछ और भी कोशिशें करना चाहिए। फिर दिलो दिमाग में आया कि यार जो ज़्यादा क्रिटिकल केसेस हैं उनका क्या करें, तो उनको हॉस्पिटलाइज करना है, तो हॉस्पिटलाइज करने लगी। वहाँ भी डॉक्टरों के साथ थोड़ा सा झूमा झटकी हो रही है, साहब अननोन को क्यों ले आइए। तो मुझे ये बड़ा दोबारा से प्रश्न मन में कि यार डॉक्टर को तकलीफ क्या है, ये आदमी आ गया तो से इसको क्या तकलीफ होने वाली है, भाई आ गया तो आ गया। तो फिर वही डॉक्टर्स की अपनी कुछ परेशानियां, साहब कानूनी पेचीदगियां जो और वो तमाम। मुझे वहाँ एक सवाल जो दिमाग में अक्सर रहता है, उसका एक जवाब ये भी मिला कि जब आप किसी चीज़ के अंत के बारे में सोच लेते हैं तो आप सरल और सहज हो जाते हैं। मैंने सोच लिया, मैंने डॉक्टर से एक ही बात कही, मैंने साहब ये बताओ, जे आदमी आ गया और जे कल मर जाएगा, आप पे क्या पत्थर गिर जाएगा अगर ये मर गया तो? मर जाने दो। तो बोला यार फिर तो तुम ले ही खाए, सड़क पे ही मर जाने देते। मैंने ये बिना दवाई के मर जाता तो ये अपराध हो जाता। इलाज के दौरान मर रहा है, ईश्वर को जरूरत है, उसने बुला लिया। आप पर भी कौन सा ब्लेम, अरे कोर्ट केस और ये और वो, मैंने तो मैं तो करना पड़ेगा, हम तो करा के मानेंगे। अब तक चल रहा है। जब हमने ये देखा कि इलाज हो रहा है, अच्छा वो इलाज मिलने लगा, उसके बाद सब पॉजिटिव हो गए, फिर हमको लगा कि यार इनको स्वर्ग सदन हमने बनाया, वहाँ रखना चाहिए। तब भी यही प्रश्न था कि यार क्या करोगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम सारे प्रश्न चिन्ह उसके पीछे आ गए। फिर भी मैंने एक ही चीज़ सोची, ज़्यादा क्या होगा, जेल चले जाएंगे, वैसे भी जा सकते हैं, क्या फर्क पड़ रहा। चल स्वर्ग सदन चलने लगा और आज आप सब उसके सहभागी हैं, आप उसको चला रहे हैं। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो यही मेरा पैशन है। कल भी मैंने इसी बात को एक डॉक्टर से कल बोला कि एक टीबी का मरीज हमने 2-3 दिन पहले भर्ती कराया था, सॉरी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, उसके बाद वो दोबारा हमें सड़क पर पड़ा हुआ मिला। कल रात को जब हमें दोबारा खबर मिली तो हम दोबारा पहुँच गए उसको लेके। बोला यार परसों तो मैंने ये बाहर कैसे चला गया, तो चल भी नहीं पा रहा। जाहिर सी बात है, आप में से किसी ने निकाल के फेंक दिया होगा। अरे बोले यार तुम्हें पता नहीं यार क्या क्या चीज़ हो जाती है यार विकास, तुम तो ये। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने बोला ज़्यादा ये मरी तो जाएगा यार, अपना इलाज तो आप करो। और आज उसका इलाज हो रहा है, सुबह सुबह मैं उसके मिल के आया हूँ। तो चीज़ों को सरल बनाइए, सहज बनाइए। थैंक यू। तीन से ही सभी ने बोल लिया है, तो अभी औपचारिकता यहाँ समाप्त होती है। रियली थैंक यू
क्योंकि मेरे दिल में आप सबके लिए बहुत सम्मान है और आप लोग समय निकाल करके एक निमंत्रण को आदर देते हुए आप आए और उससे भी ज़्यादा इस कॉज को आपने आदर दिया कि कनेक्ट हो और समाज का भला हो, तो आई रियली वैल्यू योर टाइम और इसके सो आई जस्ट वांट यू टू नो दैट आई रियली वैल्यू दैट फॉर डूइंग दैट. थैंक यू सो मच.